विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय, पाठ 4 पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, पूर्ति में आज हम बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। कीमत निर्धारण, देखिए कीमत निर्धारण अर्थात बाजार में क्रय विक्रय होने वाली चीज़ वस्तुओं के भाव किस प्रकार निर्धारित होते हैं उसकी समझ। मतलब बाजार के अंदर क्या होता है, चीज़ वस्तुओं की कीमत लेन देन होता है, विक्रय होता है, इसके लिए उसकी क्या करनी है, कीमत नक्की होती है, भाव नक्की होता है। वह वस्तु और सेवा की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति को असर करने वाले परिबलों द्वारा निर्धारित होती है, जिसे कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, वस्तु और सेवा की कीमत क्या है, कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति को असर करने वाले परिबल द्वारा नक्की होती है, जिसे क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कहते हैं। अब कैसे वस्तु की मांग और पूर्ति तथा उसकी आंतर क्रिया किस प्रकार वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, यह हमें आकृति की मदद से समझ में आएगा। ठीक है, हम आगे आकृति की भी चर्चा करेंगे, बनाएंगे और आपको समझाएंगे। प्रत्येक अर्थतंत्र में कमी की समस्या होती है। कोई भी वस्तु हमेशा पर्याप्त मात्रा में पूरा हमको मिलता नहीं है, उस वस्तु की क्या होती है, हमें कमी देखने को मिलती है। वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग में लिए जाने वाले साधनों की कमी देखने को मिलती है। जो उत्पादन है, उत्पादन के साधन की हमें क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। और वे वैकल्पिक उपयोगिता वाले होने के कारण उनमें से पसंदगी करनी पड़ती है। वैकल्पिक मतलब एक के बदले में दूसरी वस्तु लेना, इसलिए क्या होता है, उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं खाने पीने का उदाहरण दूं, तो अगर आप पार्ले जी नहीं खरीद रहे हैं, सनफीस्ट खरीद लीजिए, मोनेको खरीद लीजिए, अन्य कोई बिस्किट की खरीदी कर सकते हैं। इस तरह से उदाहरण। तो जो वैकल्पिक उपयोगिता वाले हैं, अगर आपके पास ज़मीन को पलटने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए फावड़ा नहीं है, तो कुदार का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फसल को काटने के लिए आपके पास हंसिया नहीं है, तो रेती वाली हंसिया या अन्य कोई साधन का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो अन्य विकल्प हैं उसके बदले में, जैसे कि कुछ भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इन साधनों का बंटवारा कैसे करना है, इन समस्याओं का हल बाजार में प्रवर्तमान कीमतों के द्वारा होता है। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, वस्तु की खरीदी कर सकते हैं, और जो भी समस्या है उसका निराकरण भी आप कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, बाजार में हमें ऐसा लगता है कि कीमत जो है, वस्तु की कीमत उत्पादक के द्वारा नक्की होता है। बिल्कुल गलत। उत्पादक को ये भ्रम है कि वह वस्तु का उत्पादन करता है और वह कीमत नक्की करता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार विक्रय नहीं कर सकते। क्यों? आपने कोई भी वस्तु, जैसे अपने आलू का उदाहरण लेते हैं, तो आपने ये सोचा कि मैं 50 रुपये किलो आलू बेचूंगा और रोज़ 1000 किलो आलू बेचूंगा, तो क्या विक्रय हो पाएगा? नहीं। ठीक है, तो अगर वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है तो वह किसके ऊपर होता है, ग्राहक के द्वारा। देखो, वस्तु का कितना प्रमाण खरीदना है यह ग्राहक नक्की करता है, और ग्राहक जो नक्की करता है उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, कि वस्तु की कितनी लेन देन, कितनी खरीदी करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मांग और पूर्ति संयुक्त रूप से कीमत का निर्धारण करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। प्रोफेसर मार्शल ने क्या दिया है, एक उदाहरण दिया है, जिसे आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, सुनिए और देखिए। प्रोफेसर मार्शल का उदाहरण क्या था, कैंची का। क्या था, कैंची का उदाहरण है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कभी एक अंगुली से रोटी नहीं तोड़ सकते, कभी एक अंगुली से रोटी नहीं तोड़ सकते। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत है, रोटी तोड़ने के लिए कम से कम 2 अंगुली की ज़रूरत है। उसी तरीके से जो कपड़ा है, कपड़े को काटने के लिए हमें कैंची की ज़रूरत पड़ती है। तो कैंची में विद्यार्थी मित्रों 2 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं। दोनों को पुश करके, दोनों को मिलाकर ही हम क्या करते हैं, कपड़े को काट सकते हैं। कभी भी एक फलक कपड़े को काट सकता नहीं है। दोनों फलक बराबर रूप से अगर दबते हैं तो ही कपड़ा कट सकता है। ठीक है, अगर हम एक फलक को ज़्यादा ऊपर ले जाएं, दूसरे को ना ले जाएं,
ना खसकाए तो कपड़ा कटता नहीं है। दोनों का घर्षण जो है, दोनों का ऊपर नीचे चलने की जो प्रक्रिया है वह समान होनी चाहिए, जिस प्रकार से क्या होगा, वह कपड़े को काट सकेगा। अगर एक फलक स्थिर है दूसरा अस्थिर है तो भी कपड़ा कटेगा नहीं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो वस्तु है, जो कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों अनिवार्य होता है। क्या होता है, मांग और पूर्ति। कीमत निर्धारण के लिए देखिए, कीमत निर्धारण के लिए क्या होना चाहिए, मांग और पूर्ति दोनों होनी चाहिए। अब मांग और पूर्ति मतलब ग्राहक कितनी वस्तु की मांग कर रहा है उसके ऊपर नक्की होता है। आगे देखते हैं, किसी निश्चित कीमत पर बाजार में वस्तु की कुल मांग, कितनी, कुल मांग, कुल पूर्ति समान हो तो समतुला की स्थिति का निर्माण होता है। समतुला मतलब समानता, स्थिरता की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि मांग जितनी है पूर्ति भी उतनी है। इसके लिए यह समतुला किसी निश्चित समय में निश्चित परिस्थितियों में प्राप्त होती है। क्या होता है, कोई एक निश्चित समय हो, निश्चित परिस्थिति हो, ऐसे समय में यह देखने को मिलता है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने पर, समय और परिस्थिति में क्या होगा, बदलाव आने पर उसमें विक्षेप पड़ता है, मतलब उसमें परेशानियां देखने को मिलती हैं, और आंतर क्रिया के अंत में कुछ समय के बाद पुनः समतुला स्थापित होती है। मतलब कुछ समय के बाद फिर से क्या होगा, वह समतुला हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, समानता देखने को, स्थिरता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार समतुला एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दी गई समयावधि में परिवर्तन होने का रुझान नहीं होता है, मतलब उसमें कोई प्रवाह देखने को नहीं मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ पर एक आकृति की मदद से इसके बारे में आगे की जानकारी को समझेंगे। आपको यहाँ पर एक तालिका दिखाई दे रही है, देखिए, मांग पूर्ति की काल्पनिक अनुसूची है। मांग पूर्ति की क्या है, काल्पनिक अनुसूची है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वस्तु की कीमत रुपए में है, वस्तु की मांग किलोग्राम में है, वस्तु की पूर्ति किलोग्राम में है। जो कीमत है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। मैं आपको एक बार पूरा तालिका समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और जो मांग है 1000 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। जो पूर्ति है 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 800 किलोग्राम और 1000। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, मांग और पूर्ति के बीच में विपरीत अंतर देखा। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये तो मांग ज़्यादा, क्यों, वस्तु सस्ती है इसके लिए, लेकिन पूर्ति कम, क्यों, क्योंकि मांग में क्या है, ग्राहक को लाभ होता है, इसके लिए ज़्यादा मांग हुई। और पूर्ति में क्या होता है, उत्पादक को लाभ देखना है, उत्पादक का लाभ देखना है, तो इसके लिए वस्तु की कीमत कम तो पूर्ति कम। यहाँ पर आपने 50 रुपये वस्तु की कीमत देखा तो मांग, वस्तु की कीमत बढ़ के 50 रुपये हो गई, तो मांग क्या हो गई, घट के 200 किलोग्राम हो गया, लेकिन पूर्ति क्या हो गई, 1000 किलोग्राम हो गया। क्यों, क्योंकि कीमत अधिक तो उत्पादक को जो है लाभ है अधिक देखने को मिलता है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर एक आकृति देखेंगे, इस आकृति की मदद से हम इसको समझेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 रेखा खींची हुई है, यहाँ पर मैं O लिख रहा हूँ और यहाँ पर X, मतलब OX एक चल हो गया। OX अक्ष पर हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग और पूर्ति किलोग्राम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वस्तु की मांग, देखिए, पूर्ति किलोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक Y आएगा, क्या आएगा, Y, OY। इस पर हम क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत, क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत किस में लिखेंगे, रुपए में, किस में लिखेंगे, रुपए में। तो इस तरह से ये 2 चल हो गए यहाँ पे। अब वस्तु की कीमत में हमने यहाँ पर देखा 10, 20, 30, 40, 50 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30, 40 और ये 50 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ से हम 200 से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाले में 200, 400, 600, 800 और ये 1000। इस क्या हो गया, वस्तु की मांग और ये पूर्ति हो गई।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मांग वाला पूरा करते हैं। क्या करेंगे, मांग। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये तो वस्तु की मांग कितनी, 1000 इकाई, 1000 किलोग्राम। कितनी है, 1000 किलोग्राम। तो अब ये देखिए स्केल की मदद से हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे 1000 है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बना दूंगा। ये 1000 हो जाएगा इसके सामने, किसके सामने, इसके सामने, ये बन गया। जब वस्तु की कीमत 20 रुपये तो मांग कितनी है, 800 इकाई। तो ये देखिए ये 800 और इसके सामने यहाँ पर ये 20 रुपये, यहाँ पर मैं इसको बना दूंगा। ये इस तरह से बन गया। जब वस्तु की कीमत 30 रुपये है तो मांग कितनी है, 600 इकाई। कितनी इकाई है, 600 इकाई। कितने पे, 30 रुपये पे। 30 रुपये कहाँ दिया है, यहाँ पे, ये देखिए ये बन गया। अब जब वस्तु की कीमत 40 रुपये तो मांग कितनी है, 400 इकाई। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, मांग घटते जा रही है। 40 रुपये पे, यहाँ पर देखिए 40 रुपये ये। जब वस्तु की कीमत 50 रुपये तो मांग कितनी हो गई, 200 इकाई। ठीक है, 50 यहाँ पर आ गया, ये देखिए 50 और ये इतना, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सभी बिंदुओं को यहाँ पे मैं मिला देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, सबको मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं पूर्ति ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम दर्शा दूँ, डीडी मांग रेखा। क्या हो गया है, डीडी मांग रेखा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं पूर्ति लेता हूँ। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये तो पूर्ति कितनी है, 200 इकाई। कितनी है, ये देखिए 200 इकाई, ये और 10, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बना। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपये होती है तो पूर्ति कितनी हो गई, 400 इकाई। 400 इकाई मतलब ये देखिए 20 रुपये और ये यहाँ पे 400 इकाई। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 30 रुपये तो पूर्ति कितनी हो गई, 600 इकाई। तो यहाँ पर ये पूर्ति आ गई, ये हमने पहले से यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़कर जब 40 रुपये तो पूर्ति कितनी हो गई, 80 इकाई। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये देखिए। वस्तु की कीमत बढ़कर 50 रुपये तो पूर्ति कितनी हो जाएगी, 1000 इकाई। कितनी, 1000। यहाँ पर ये मतलब किलोग्राम, ये हो गया। अब मैं इन सभी बिंदुओं को भी यहाँ पे क्या करता हूँ, मिला दे रहा हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने मिला दिया। ये जो है एसएस पूर्ति रेखा है, ये जो है डीडी मांग रेखा है। अब मैं इनका नामकरण करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दिया। क्या नाम दिया, ए नाम दिया। इसके नीचे मैं तुरंत इसको बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये जो है बीच का, इसको मैंने ई नाम दिया। क्या नाम दिया, ई। ठीक है, और फिर ये जो बिंदु है इसको मैंने सी नाम दिया। ठीक है, और इसके तुरंत नीचे इसको मैंने डी नाम दिया। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है कि देखो, ये जो आकृति है में डीडी क्या है, मांग रेखा है। ठीक है, एसएस क्या है, पूर्ति रेखा है। दोनों बिंदुओं को कहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ई पे। कहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ई पे। ठीक है, को प्रतिच्छेदित करती है, एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है। अब यहाँ पर एक और बिंदु लेना है, कौन, क्यू। कैसे, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 600 इकाई है, इसको हम यहाँ पे लाके मिला देंगे। तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, क्यू। क्या नाम हो गया ये, क्यू। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ई और क्यू कीमत अर्थात 30 रुपये। ई और क्यू देखो, ई और क्यू बराबर कितना हो गया, 30 रुपये। कैसे, ये देखिए यहाँ पे 30 रुपये कीमत लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति क्या होती है, ओ क्यू होती है। मांग और पूर्ति, ये रहा, ये ओ आप देख पा रहे हैं, और ये क्यू, इन दोनों को। ठीक है, मांग और पूर्ति ये दोनों होती है। अर्थात कि क्या होता है कि 600 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 600। चाहे मांग हो चाहे पूर्ति हो, ये देखिए 600 किलोग्राम, जिसे बाजार में संतुलन कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, मांग और पूर्ति में दोनों में संतुलन प्राप्त हुआ, ऐसा देखने को यहाँ पर मिला। अब ई और क्यू को बाजार की संतुलित कीमत कहते हैं। ई और क्यू को क्या कहते हैं, संतुलित कीमत कहा जाता है। ठीक है, संतुलित कीमत कहा गया। ठीक है, लेकिन अगर यदि कीमत
रुपया 30 EQ बढ़े, मतलब क्या हो गया, 30 रुपये से कीमत क्या हो जाए, बढ़े, ठीक है, अर्थात कि 30 रुपये से क्या हो जाए यहाँ पे 40 रुपये हो जाए, तब क्या होगा, आकृति में दर्शाए अनुसार वस्तु की मांग 600 किलोग्राम से घटकर, मांग की बात हो रही, कीमत घटकर क्या हो जाएगी, 400 किलोग्राम हो जाएगी, घटकर क्या हो जाएगी, 400 किलोग्राम हो जाएगी, 600 किलोग्राम से घटकर क्या हो जाएगी, 400। और पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है, पूर्ति क्या होगी, बढ़ती है। तो जब कीमत मतलब मांग घटेगी, ये देखो डी मांग रेखा है, तो ये संयोजन आएगा, और पूर्ति जब बढ़ेगी तो कौन सा संयोजन आएगा, सी संयोजन आएगा, ठीक है, तो पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए सी जितना अंतर होगा, मतलब ए और सी जितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है, ये मांग और पूर्ति के बीच में ए सी जितना क्या हो जाएगा, अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ जाती है, क्या होती है, मांग की अपेक्षा क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि पूर्ति देखो बढ़ गई 600 इकाई से बढ़कर, ये देखिए 600 इकाई से बढ़कर 800 इकाई हो गई, लेकिन जो मांग है 600 इकाई से घटकर कितनी हो गई, 400 हो गई। इसके नीचे देखो ए और इसके सामने देखो सी आ गया, इस तरह से ये विपरीत अंतर देखने को मिलता है। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीमत का रुझान हमें देखना है। ठीक उसी प्रकार अगर कीमत जो 30 रुपये है, EQ की मांग है, से घटकर 30 रुपये से घटकर अगर 20 रुपये होती है, देखिए 20 रुपये होती है, तो वस्तु की मांग 600, मांग की बात हो रही, मांग बढ़कर क्या हो जाएगी, मांग कितनी हो जाएगी, 800, 600 किलोग्राम से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 800 किलोग्राम। पूर्ति घट जाती है, पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डी मांग रेखा थी, ये मांग रेखा पे डी आया और पूर्ति पे क्या आया, बी आया। इन दोनों में बी और डी जितना अंतर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, बी और डी जितना अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पूर्ति की अपेक्षा मांग किलोग्राम में पूर्ति क्या होती है, घट जाती है, मांग बढ़ती है और पूर्ति घट जाती है। मांग देखो बढ़कर 600 किलोग्राम से 800 किलोग्राम हो गई यहाँ पे, और पूर्ति 600 किलोग्राम से घटकर क्या होती है, 400 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत 30 रुपये से घटकर 20 रुपये होती है, इसलिए। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कीमत जो रुझान है, कीमत को जो रुझान है, इस प्रकार से कीमत पर वस्तु और पूर्ति, वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, वस्तु की मांग और पूर्ति समान हो तो बाजार में संतुलित कीमत निर्धारण होता है। क्या होगा, संतुलित कीमत निर्धारण यहाँ पर देखने को मिलता है। मांग या पूर्ति में जहाँ तक परिवर्तन ना हो तब तक, जब तक परिवर्तन ना हो, जहाँ तक परिवर्तन ना हो तब तक कीमत लंबे समय तक बाजार में टिकती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये टॉपिक हमारा यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।